हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 6 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। ओके, तो डे 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर चल रहा है और आप लोग सीख रहे हो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर। सीखना नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुन पा रहे हैं आप लोग सिर्फ अभी तक, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कुछ किए नहीं है। सिर्फ अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका रोल क्या है बेसिकली। तो मैंने आपको पिछले 5 क्लासेस के अंदर वही चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज के क्लास में भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ग्राफिक कार्ड को समझेंगे, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्किंग क्या होता है और सीमोस बैटरी क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपने पिछले डे 5 में भी देखा था, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या आज के क्लास में, व्हाट इज़ अ ग्राफिक कार्ड। देखिए, नाम से भी पता चल रहा है ना, ग्राफिक कार्ड, राइट। आपने देखा था मदरबोर्ड में एक PCI स्लॉट लगा होता है, जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट भी कहते हैं। वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा जो भी एक्सटर्नल कार्ड होता है वो लगा होता है। बेसिकली कोई भी कार्ड हम लोग लगाते हैं, जैसे वो नेटवर्क कार्ड लगाना हो, ऑडियो कार्ड लगाना हो, ग्राफिक कार्ड लगाना हो। अभी हम ये भी समझेंगे ग्राफिक कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि इंटीग्रेटेड तो इनबिल्ट होता है पहले से, लेकिन एक्सटर्नल भी हम लोग लगाते हैं। तो ये भी मैं जस्ट आगे बताने वाला हूँ। तो ग्राफिक कार्ड का काम क्या होता है, देखिए, ग्राफिक कार्ड बेसिकली प्रोसेसेस एंड डिस्प्लेज इमेजेस, वीडियोस एंड ग्राफिक्स। तो नाम से पता चल रहा है कि जो भी हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर इमेजेस या कोई वीडियोस हम देख रहे होते हैं, या कोई भी गेमिंग हम कर रहे होते हैं, कुछ भी हम डिस्प्ले देख रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ ग्राफिक कार्ड। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में, तो जाहिर सा बात है कि हम लोग वो इमेजेस वगैरह नहीं देख पाएंगे। एंड इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू विजुअल आउटपुट। तो ये क्या करता है, जो भी डिजिटल सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको ये विजुअल आउटपुट यानी कि मॉनिटर पर हमको ये दिखाता है, राइट। तो ग्राफिक कार्ड का मेनली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहले आप देख लीजिए ग्राफिक कार्ड दिखता कैसा है। यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ इस प्रकार से ग्राफिक कार्ड आपको एक्सटर्नल दिखा रहा हूँ मैं, ये अलग से लगा रहता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि वाई ग्राफिक कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, ग्राफिक कार्ड जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि डिस्प्ले इमेजेस एंड वीडियोस। तो सबसे मेन पार्ट तो इसका यही है कि जो भी इमेजेस वीडियोस होता है वो ग्राफिक कार्ड ही हमको दिखा पाता है। एंड सपोर्ट्स गेमिंग। तो ये हाई लेवल के गेमिंग को भी सपोर्ट करता है। अभी अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड अगर एक्सटर्नल ना हो, तो आप हाई लेवल के गेमिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ आगे, कितने टाइप का ग्राफिक कार्ड हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होता है, राइट। सो यूज्ड इन वीडियो एडिटिंग एंड 3D मॉडलिंग। तो जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, वीडियो एडिटिंग और 3D मॉडलिंग के लिए भी ग्राफिक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिक्वायर्ड फॉर AI एंड मशीन लर्निंग। तो AI जैसे कामों के लिए, मशीन लर्निंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए। सो विदाउट ग्राफिक कार्ड आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। आगे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में कितने टाइप्स के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, राइट। तो देखिए, कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप के ग्राफिक कार्ड होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड और दूसरा होता है डेडिकेटेड। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, इंटीग्रेटेड क्या होता है और डेडिकेटेड क्या होता है। देखिए, इंटीग्रेटेड नाम से पता चल रहा है, इंटीग्रेटेड मतलब बिल्ट इनसाइड CPU। तो आपके कंप्यूटर में पहले से ही CPU के अंदर कुछ ग्राफिक कार्ड होता है इनबिल्ट, जो कि पहले से ही जब आप एक नया लैपटॉप लेते हो तो उसके अंदर आपको इनबिल्ट ग्राफिक्स मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है वो शेयर सिस्टम रैम। तो जो आपके कंप्यूटर में जितना रैम होता है, वही रैम वो ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड वाला वो यूज़ करता है। अभी मैं आपको कुछ इमेज बताऊंगा, दिखाता हूँ नया कुछ लैपटॉप्स के, तो उसमें आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ ये। तो ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जितना रैम लगा होगा वही रैम वो यूज़ करेगा। कोई भी आप जब हम कोई मान लीजिए कोई गेमिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे उस लैपटॉप के अंदर, तो वही रैम वो यूज़ करेगा। एंड सुटेबल फॉर बेसिक टास्क। देखिए, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हम लोग तब लेते हैं जब आपको कोई नॉर्मल बेसिक सा काम करना होता है कंप्यूटर में, जैसे कि कोई ऑफिस वर्क हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, MS ऑफिस सब हो गया, ये सब चलाना है, तो आप नॉर्मल सुटेबल काम के लिए आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला सिस्टम आप ले सकते हैं, जो इनबिल्ट होता है, और ये लो कॉस्ट भी पड़ता है। अब जैसे कि स्क्रीन पर आप देखेंगे, अभी मैं रुक जाइए, पहले मैं आपको डेडिकेटेड भी बता देता हूँ। ये रहा डेडिकेटेड। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड क्या होता है, पहली बात तो
सेपरेट हार्डवेयर कंपोनेंट, इनका अपना भाई अलग से हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। हैज़ इट्स ओन वी रैम, इनका खुद ही वी रैम मतलब वीडियो रैम, इनका अपना खुद का वीडियो रैम होता है जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है वो। दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट है हाई परफॉर्मेंस। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होता है एंड यूज्ड फॉर गेमिंग एंड प्रोफेशनल वर्क। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको कोई भी हाई गेमिंग या कोई वीडियो एडिटिंग या कोई भी प्रोफेशनल काम करना है तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए। स्क्रीन पर मैं आपको 2 लैपटॉप दिखाऊंगा। एक का दाम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लगभग 68,000 है और दूसरा लैपटॉप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका दाम 1,10,000 लगभग है, राइट। तो क्या फ़र्क है इन दोनों के दामों में और हार्डवेयर को, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं टॉपिक ही हमारा हार्डवेयर चल रहा है, तो इसके एक एक हार्डवेयर को जरा हम कंपेयर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, जिससे एक का दाम ज़्यादा है और एक दूसरे का दाम कम है, राइट। तो सबसे पहले देखिए दोनों लैपटॉप में सबसे पहले हम CPU देखेंगे जो कि प्रोसेसर होता है और मैंने आपको डे 5 में बहुत डिटेल में समझा रखा है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं दोनों के हार्डवेयर में। तो देखिए इनमें क्या है, इंटेल कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, 13 जनरेशन है, मैंने आपको बताया था। लेटेस्ट 14 जनरेशन तक प्रोसेसर है, खैर ठीक है, बिल्कुल लगा हुआ है, दोनों में लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी i7 है और इसमें भी i7 है, राइट। तो i7 जो सीरीज़ होता है वो इंटेल का होता है, मैंने आपको बताया था, और इसमें मैक्सिमम कोर्स होते हैं, तो ये ठीक है, मतलब प्रोसेसर इसका बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन का है। और अगर हम आगे देखें तो देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, 8GB RTX 5050। अब इस लैपटॉप में अगर हम देखेंगे तो इसमें ये नहीं है एक्स्ट्रा, इसमें आपको दिख रहा होगा 16GB रैम तो दोनों में ही है। इसमें भी आपको 24GB रैम दिख रहा है, DDR5, आपको मालूम होगा DDR5 जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है रैम का। तो 24GB वो भी अपग्रेडेबल है, यानी कि इसको हम बाद में चेंज बढ़ा भी सकते हैं, राइट। और इसमें 16GB है, तो खैर इसमें थोड़ा सा कम रैम है, इसमें ज़्यादा है, ये भी ठीक है। और 1TB SSD है, ये दोनों में 1TB है, हाँ जी। तो ये दोनों ही स्टोरेज के मामले में बहुत ही बढ़िया है, 1TB डेटा आप स्टोर कर सकते हो इसमें और इसमें दोनों में, ठीक है। लेकिन एक जो हार्डवेयर आपको इन दोनों में नहीं दिख रहा है वो यही है कि आपको अलग से इसके अंदर देखिए, ये जो लैपटॉप है 1,10,000 वाला, इसमें आपको अलग से इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा है, क्योंकि टॉपिक हमारा यही चल रहा है ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो यही मैं आपको एक दोनों लैपटॉप को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि उसका दाम और इसके दाम में क्यों फ़र्क है ज़्यादातर, राइट। तो 8GB RTX का मतलब ये हो गया कि इसमें अलग से VRAM लगा हुआ है। सिस्टम का जो मेन रैम है 24GB वो तो है ही, लेकिन जब हम कोई वीडियो प्रोसेसिंग करेंगे या कोई भी हाई क्वालिटी का गेम वगैरह कुछ भी, तो ये 8GB VRAM यूज़ होगा मेरा। RTX बेसिकली एक कंपनी है NVIDIA जो RTX सीरीज़ बनाती है, राइट। उसका RTX GTX ये सीरीज़ होता है, तो RTX ठीक है। और अगर इस लैपटॉप में अगर हम देखें तो जो 16GB रैम है वो यूज़ होगा, कोई भी अगर मैं इसमें गेमिंग करता हूँ या कुछ भी एक्स्ट्रा ग्राफिक्स से रिलेटेड मैं काम करता हूँ तो ये 16GB ही जो रैम है, जो ऑलरेडी सिस्टम का रैम है, वो यूज़ होगा। तो आपने देखा फ़र्क क्या है, और मैं आपको यही समझा रहा था कि आपके कंप्यूटर में 2 टाइप के ग्राफिक कार्ड होता है, एक इंटीग्रेटेड होता है और दूसरा डेडिकेटेड होता है। तो दोनों लैपटॉप में मैंने आपको डिटेल दिखा दिया और इसीलिए इस लैपटॉप का जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इसका दाम ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू दिस लैपटॉप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ ग्राफिक कार्ड। देखिए ग्राफिक कार्ड जो एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड होता है जिसको हम डेडिकेटेड भी कहते हैं, उसका अलग अलग कंपोनेंट होता है, यानी कि उसका अलग हार्डवेयर होता है, जैसे कि GPU चिप, VRAM, कूलिंग सिस्टम, पावर कनेक्टर्स और HDMI पोर्ट। तो ये सारे कंपोनेंट मिल करके एक कंप्लीट एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड बनाता है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम लोग VRAM को समझते हैं। देखिए VRAM को डिटेल में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। V का मतलब क्या है, वीडियो रैम, ओके। तो जैसे कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनल रैम होता है 16GB 8GB ये सब, तो आपको ग्राफिक कार्ड में एक अलग से रैम मिलेगा जिसको हम वीडियो रैम कहते हैं। और इसका मेनली काम क्या होता है, देखो स्टोर्स टेक्सचर्स एंड फ्रेम डेटा। अब ये थोड़ा सा समझना होगा आपको कि ये जो आप वीडियोज़ या कोई भी गेम वगैरह आप इमेजेस वगैरह देखते हो उसमें टेक्सचर क्या होता है और फ्रेम डेटा क्या होता है, यानी कि डेटा फ्रेम क्या होता है। और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टेक्सचर के बारे में बता देता हूँ, टेक्सचर क्या होता है। देखिए टेक्सचर एक इमेज होती है जो किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है ताकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैंने एक 3D क्यूब बनाया और वो बिना कलर का है या बिना डिज़ाइन का है, उसमें मैं कोई कलर ना दूं या कोई डिज़ाइन ना दूं तो वो कैसा लगेगा, बिल्कुल प्लेन लगेगा या बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें कोई कलर या डिज़ाइन ही नहीं दिया। अब उसी क्यूब पर अगर मान लीजिए मैंने कोई ब्रिक का डिज़ाइन बना दिया, है ना, ब्रिक का डिज़ाइन बना दिया, तो वो बिल्कुल एक असली दीवार जैसा लगेगा।
तो इसी डिज़ाइन को हम टेक्सचर कहते हैं, राइट। तो टेक्सचर इमेज होती है जो किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है ताकि बिल्कुल वो रियलिस्टिक लगे, राइट। कई सारे गेम में आपने देखा होगा, गेम में जो रोड होता है उसमें एसफॉल्ट टेक्सचर लगा होता है, तो वो बिल्कुल रोड आपको रियलिस्टिक लगता है। या कैरेक्टर का फेस वगैरह में स्किन टेक्सचर का यूज़ होता है, तो आपको कैरेक्टर का फेस बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। तो ट्री के अंदर भी बार्क और लीफ टेक्सचर होता है, राइट। तो यही मैं आपको टेक्सचर के बारे में समझा रहा था। टेक्सचर यानी कि जितनी हाई क्वालिटी टेक्सचर होगी उतनी ज़्यादा VRAM यानी कि ग्राफिक्स का मेमोरी यूज़ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं फ्रेम डेटा क्या होता है। तो आप सब लोग वीडियो तो देखते ही होंगे, या कोई रील्स देखते हो या कोई गेम्स खेलते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सब एक्चुअली कैसे चल रहा होता है? जैसे कि कोई वीडियो आप देख रहे हो या कोई गेम्स खेलते हो, तो इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में फ्रेम डेटा क्या होता है और FPS क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात है कि कोई भी वीडियो कंटिन्यूस चीज़ नहीं होती। जो हम और आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसमें कोई भी ऐसा कंटिन्यूस चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का चल रहा है, या कोई मान लीजिए कोई चीज़ जंप हो रहा है ऊपर से नीचे या कुछ भी, तो उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स होता है बेसिकली, है ना। तो वीडियो क्या है, बहुत सारे फोटोज़ का कलेक्शन होता है, राइट। इन हर फोटो को हम फ्रेम कहते हैं। तो एक वीडियो में आपको बहुत सारे इमेजेस दिखता है, बहुत सारे इमेजेस का कलेक्शन दिखता है, और उसी को हम एक फ्रेम कहते हैं। तो फ्रेम डेटा क्या हो गया, एक कंप्लीट इमेज जो स्क्रीन पर एक मूवमेंट के लिए दिखाई जाती है, वही फ्रेम डेटा कहलाता है। अब सोचिए कि मान लीजिए एक लड़का चलते हुए हम देख रहे हैं, किसी वीडियो में एक लड़का चल रहा है, तो उसमें फ्रेम क्या होगा, पहला फ्रेम होगा लड़का खड़ा है, दूसरा फ्रेम क्या होगा, वो एक स्टेप आगे गया, तीसरा फ्रेम होगा और आगे गया, चौथा फ्रेम होगा चल रहा है। तो इन सब इमेजेस को जब हम जल्दी जल्दी देखते हैं, यानी कि बिल्कुल कंटिन्यूस देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वो लड़का चल रहा है। तो उस इमेज में आपने क्या देखा, उस वीडियो में क्या देखा कि एक लड़के को चलने के पीछे हमने अलग अलग फ्रेम समझा, राइट। तो यही आपको मैं समझा रहा था कि फ्रेम डेटा एक कंप्लीट इमेज जो स्क्रीन पर एक मूवमेंट के लिए दिखती है। अब आगे आपको समझना है FPS क्या होता है। देखिए FPS क्या है, FPS का पूरा फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स दिखाए जा रहे हैं, है ना। एक सेकेंड में आप कितने फ्रेम्स देखते हो, यानी कि जब आप और हम कोई वीडियो देखते हैं तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, हर सेकेंड में कुछ इमेजेस प्ले हो रही होती है। मतलब हर सेकेंड में कोई ना कोई इमेजेस जो है, यानी कि जो फ्रेम है वो प्ले हो रही होती है। और अगर वो वीडियो 30 FPS का है, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में 30 इमेजेस चल रही हैं। अगर वो वीडियो 60 FPS का है, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में 60 इमेजेस चल रही है, राइट। तो ज़्यादा इमेजेस का, ज़्यादा FPS का मतलब ये हो गया कि वीडियो ज़्यादा स्मूथ लगेगा। सिंपल है, जैसे मान लीजिए मैं कोई मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ या ब्राउज़र स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर वो लैग कर रहा है इसका मतलब वो लो FPS है। अगर वो स्मूथ चल रहा है बिल्कुल बटर की तरह, तो इसका मतलब वो हाई FPS है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों के बारे में समझा दिया, फ्रेम डेटा क्या है और FPS क्या होता है। देखिए नेक्स्ट है आपका टॉप ग्राफिक कार्ड ब्रांड्स जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आपको मैंने पीछे जो लैपटॉप वगैरह दिखाया था उसमें भी आपने देखा था RTX सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड लगा होता है एक लैपटॉप के अंदर। तो NVIDIA है और AMD है, खास करके ये दो बहुत टॉप ब्रांड्स है। और भी हैं, इनके भी आप ग्राफिक कार्ड देखे होंगे, बहुत सारे लैपटॉप में लगा होता है, बट ये दो ऊपर के जो आप ब्रांड देख रहे हैं NVIDIA और AMD, ये खास करके आज के टाइम पर ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं यूज़ केस। हमने बहुत डिटेल में समझ लिया कि वाई ग्राफिक कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, और हमने देखा गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, 3D रेंडरिंग हो, एनिमेशन हो, AI ट्रेनिंग हो, इन सब कामों के लिए अगर आप चाहते हो कंप्यूटर में ये सब काम बिल्कुल स्मूथ चले, तो आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट हार्डवेयर को समझते हैं हम लोग। नेटवर्क कार्ड क्या होता है। देखिए व्हाट इज नेटवर्क कार्ड, जिसको हम NIC भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का पूरा फुल फॉर्म होता है। एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट्स कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, राइट। तो इसका काम होता है कंप्यूटर को नेटवर्क में करने के लिए, और ये क्या अलाउ करता है, इंटरनेट एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो आपको मैं आगे डिटेल में समझाता हूँ कि पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क कार्ड क्या है। जैसे अभी हमने देखा कि ये क्या करता है, कंप्यूटर्स को आपस में ये नेटवर्क में लाता है, ताकि कंप्यूटर क्या करें, या तो इंटरनेट चले या नहीं तो हम आपस में डेटा को कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं। अब इस प्रकार का कुछ नेटवर्क कार्ड होता है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, जो आपको मैं इमेज में दिखा रहा हूँ।
और इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि वाई नेटवर्क कार्ड इज नीडेड, क्यों चाहिए हमें कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड, इसको समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो यही है, कनेक्ट टू इंटरनेट, यानी कि हमें ये इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है। अगर नेटवर्क कार्ड नहीं होगा तो हम इंटरनेट नहीं चला सकते, पहला। दूसरा क्या है, अगर मुझे कंप्यूटर से कोई फाइल को शेयर करना है, कहीं भेजना है, तो आपको नेटवर्क कार्ड चाहिए, ठीक है। कनेक्ट टू लैन, लैन को आगे हम समझेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपको कंप्यूटर को आपस में नेटवर्किंग करना है तो आपको चाहिए नेटवर्क कार्ड। एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो नेटवर्क कार्ड आपको चाहिए। तो इन सब कामों के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। अब अलग अलग कार्ड होता है, देखो वायर्ड नेटवर्क कार्ड, जो उसको हम इथरनेट भी कहते हैं, और वायरलेस होता है, बिना, है ना, वाईफाई वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों नेटवर्क कार्ड होता है। वायर्ड वाला नाम से पता चल रहा है यूजेस इथरनेट केवल यूज़ करता है, और इसके अंदर जो स्पीड होता है, जाहिर सा बात है वो हाई होगा, क्योंकि टोटली कंप्यूटर में हम लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं थ्रू इथरनेट केबल करवाते हैं तो इसका स्पीड हाई होता है। और दूसरा जो है वायरलेस, वो यूजेस, ये क्या यूज़ करता है, वाईफाई सिग्नल, नो केबल रिक्वायर्ड, राइट, नाम से पता चल रहा है वायरलेस, नो केबल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क कार्ड होता है, मैंने बता दिया। और इनका स्पीड आप लोगों ने सुना होगा 100 Mbps, यानी कि आपका नेटवर्क कार्ड कोई 100 Mbps का हो सकता है, कोई 1 GB पर सेकेंड, यानी कि एक, है ना, एक डेटा शेयरिंग का या डेटा अपलोडिंग का इतना स्पीड हो सकता है, राइट। हायर स्पीड मीन्स फास्टर डेटा ट्रांसफ़र। तो इस प्रकार से नेटवर्क कार्ड का स्पीड होता है, ठीक। और ये कुछ टॉप ब्रांड्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे अलग अलग ब्रांड के नेटवर्क कार्ड अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अब देखिए नेटवर्क कार्ड के बाद आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है, तो ये क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए कनेक्टेड टू और मोर कंप्यूटर्स, है ना, कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। तो जब हम अपने कंप्यूटर को एक से अधिक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। जैसे आप इस एग्जांपल से देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे हैं बीच में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, इसके साथ में कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। यहाँ पर जो एक कंप्यूटर रखा हुआ है बीच में, उसी से सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, और इसका डेटा कोई भी हम किसी भी कंप्यूटर में ईजिली हम शेयर कर सकते हैं। और ये जो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ये जो बीच में रखा हुआ कंप्यूटर है, इसको क्या कहा जाता है, और ये सारे कंप्यूटर जो इसके साथ में कनेक्ट है, इसको क्या कहा जाता है बेसिकली। वैसे तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये क्लाइंट बोलते हैं और इसको सर्वर बोलते हैं। और सर्वर ही वो सिस्टम होता है जो सारे क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब जैसे एग्जांपल में भी आप देख रहे हो, ये जो बीच में रखा हुआ कंप्यूटर है ना, ये क्या है, सर्वर है, और इन्हीं से ये सारे क्लाइंट जो है डेटा को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो यही कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है। और यहाँ पर हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कंप्यूटर नेटवर्किंग किया जाता है, पर्पस क्या होता है, मेन क्या काम होता है नेटवर्किंग करने के पीछे। तो सबसे पहला तो काम होता है शेयर फाइल, हम आपस में कोई भी फाइल को एक दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, अगर नेटवर्किंग होगा तब। और दूसरा होता है शेयर प्रिंटर। आज के टाइम पर अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में एक ही प्रिंटर है और 10 लोग उसी से प्रिंट निकालता है, तो आप अपने प्रिंटर को भी शेयर कर दीजिए नेटवर्क पर, ताकि कोई भी उससे प्रिंट निकाल सके। इंटरनेट शेयरिंग के लिए भी हम नेटवर्किंग करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्किंग करते हैं, और रिसोर्स शेयरिंग के लिए भी हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। तो ये मेन कुछ पर्पस है जो कि कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। और जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, व्हाट इज अ सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेटा, सर्विसेज और रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, है ना। एंड व्हाट डज सर्वर डू, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको पीछे के इस एग्जांपल में, कि सर्वर एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, वो मेन कंप्यूटर होता है, और यही नाम से पता लगा सर्वर, यानी कि सर्व कर रहा है, यानी कि सर्विस देने वाला। यही सारे कंप्यूटर को सर्विस दे रहा है, यानी कि जो भी डेटा शेयरिंग हो रहा है या जो भी चीज़ें लिया जा रहा है, वो कहाँ से ले जा रहा है, सर्वर से लिया जा रहा है। तो यही एक मेन कंप्यूटर होता है। अगर मान लीजिए कल के डेट में ये सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये क्लाइंट भी आपका काम नहीं करेगा। जैसे आपने बैंक वगैरह में देखा होगा, कई बार आप बैंक गए होंगे तो बोलता है ना कि बैंक में सर्वर डाउन है या कुछ भी है, तो बैंक के जितने भी एम्प्लॉय बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर मैनेजर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पर कैशियर बैठे हुए हैं, और इनका डेटा सब कहाँ से एक्सेस हो रहा है, सब लोग, ये लोग सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं। तो कल के डेट में अगर मान लीजिए सर्वर ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इनको ये डेटा नहीं मिल पाएगा, इनको भी नहीं मिल पाएगा, और आपको भी कहा जाता है कि हमारा जो सर्वर है वो काम नहीं कर रहा है। तो अलग अलग टाइप के सर्वर होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बट व्हाट इज सर्वर आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है।
जो डेटा को स्टोर करता है, यूज़र को मैनेज करता है, कंट्रोल, ये नेटवर्क को भी कंट्रोल करता है और कई सारे वेबसाइट भी होस्ट करता है एंड प्रोवाइड ईमेल सर्विसेज वगैरह भी सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सर्वर हो गया। और जो सर्वर से मैंने अभी जस्ट बताया, जो सर्वर से डेटा ले रहा होता है उसको क्लाइंट कहते हैं, राइट। कौन कौन से टाइप के सर्वर होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के सर्वर दिखेंगे। जैसे वेब सर्वर अलग होता है, फाइल सर्वर अलग होता है, डेटाबेस सर्वर अलग होता है और मेल सर्वर अलग होता है। तो ये अलग अलग सर्वर हम लोग बनाते हैं अलग अलग कामों के लिए। अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट का सर्वर अलग होगा, अगर हमको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है या कोई फाइल तो उसके लिए अलग सर्वर बनाया जाता है, मेल के लिए अलग सर्वर बनाया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के कुछ एग्जाम्पल है सर्वर का। ठीक है, क्लाइंट के बारे में बता दिया। क्लाइंट इज अ कंप्यूटर और डिवाइस दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज और डेटा फ्रॉम अ सर्वर। तो वो कंप्यूटर जो क्या करता है, सर्विसेज या कोई डेटा किसी सर्वर से ले रहा होता है, उसे हम क्लाइंट कहते हैं। तो सिंपल है ना, व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो हमारा कंप्यूटर क्या है, वो क्लाइंट हो गया। और जहाँ से वेबसाइट जहाँ पर होस्ट कर रहा है, जहाँ पर वेबसाइट पड़ा हुआ है, वो क्या है, सर्वर है। और अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम अपने कंप्यूटर पर वेबसाइट ओपन नहीं कर पाते हैं। तो यही होता है क्लाइंट और सर्वर का आपस में रिलेशन। ठीक है, अब देखिए अलग अलग नेटवर्क यूज़ किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो अलग अलग हम लोग नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि यूज्ड इन स्मॉल एरिया। अगर आपके पास कोई छोटा ऑफिस है, कोई स्कूल है, वहाँ पर 10-50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, अगर आपस में चाहते उसको आप नेटवर्क में कर दे, उसको आपस में कनेक्टिविटी दे दें, तो आपको और हाई स्पीड चाहिए तो आप लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर लें। जैसे आप मेरे यहाँ पर भी आते हो, देखते होंगे मैंने बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रखा है लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, राइट। दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर क्या होता है, एक सिटी कवर होता है दूसरे सिटी के साथ। मान लीजिए आपका कोई शहर में कंप्यूटर है, दूसरे सिटी में आपका कंप्यूटर है, तो आपस में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो थ्रू क्या, मैन। इट इज़ बिगर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन, जाहिर सी बात है ना। और वैन होता है सबसे बड़ा नेटवर्क, यानी कि कवर्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया। ये आपका अनलिमिटेड आपको रेंज देता है। और इंटरनेट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वैन में आपको इंटरनेट चाहिए होता है। तो 3 टाइप का नेटवर्क हमने देखा, लैन, मैन और वैन, जिससे हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो सिंपल टर्म्स में क्या है, लैन जैसे कि स्कूल नेटवर्क हो गया, मैन सिटी नेटवर्क और वैन हो गया कंट्री या वर्ल्ड नेटवर्क, राइट। तो ये अलग अलग नेटवर्क के बारे में हमने समझा। नेटवर्क के करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि राउटर यूज़ होता है, स्विच यूज़ होता है, हब यूज़ होता है। आगे हम देखेंगे इसको भी, अलग अलग टाइप के टोपोलॉजी को भी समझ लेंगे हम लोग। मॉडेम का यूज़ करते हैं या किसी पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम खास करके नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें तो, राइट। तो इन सारे अलग अलग डिवाइसेस का हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। अब आगे समझते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब क्या हुआ, इट टेल्स अस हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। ये बताता है कि डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्ट है एक नेटवर्क में। जैसे कि अलग अलग टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें 4 मेन टाइप्स होते हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। और एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और इमेज के साथ जरा बता दूं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। देखिए बस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल कॉल द बैकबोन। आप देख रहे हो एक मेन केबल जा रहा है, इसी से ये सारे कंप्यूटर आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस, एक बीच में रखा हुआ डिवाइस, जैसे कोई स्विच हो सकता है, कोई हब हो सकता है। आपने देखा अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस होता है, तो ये बीच में एक रखा हुआ सेंट्रल डिवाइस है और इसी से आपस में क्या है, आपस में सारे कंप्यूटर कनेक्ट है। तो इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, स्टार, राइट। तो टोपोलॉजी का मतलब समझ में आएगा ना कि कंप्यूटर आपस में किस प्रकार से कनेक्ट है। और रिंग टोपोलॉजी नाम से पता चल रहा है, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर शेप, जैसे आप इस एग्जांपल में भी देख रहे हो, इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। और मैश टोपोलॉजी क्या होता है, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर, है ना। तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है, जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे, इसे हम लोग मैश टोपोलॉजी कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा इसको मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप सब इंटरनेट यूज़ करते हो, व्हाट्सअप, यूट्यूब या गूगल, है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुँचता है। हम कोई भी डेटा को भेजते हैं या रिसीव करते हैं, वो कैसे पहुँचता है। तो इसके पीछे का मैजिक होता है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स रूल्स का सेट है जो डिसाइड करता है कि डेटा कैसे सेंड और रिसीव होगा। सिंपल है कि जैसे
दो लोग आपस में मान लीजिए फ़ोन पे बात कर रहा है ना? एक बोलता है हेलो तो दूसरा बोलता है हेलो। अगर दोनों अलग-अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। इस तरह कंप्यूटर को भी एक कॉमन रूल चाहिए होता है और इसी रूल को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं प्रोटोकॉल क्यों ज़रूरी है। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो क्या होगा? डेटा गलत फॉर्मेट में जाएगा, समझ नहीं आएगा, कम्युनिकेशन फ़ेल हो जाएगा। इसीलिए प्रोटोकॉल इंश्योर करते हैं कि डेटा सही तरीके से भेजा जाए, सही जगह तक पहुँचे, एरर ना हो, राइट? अब डेटा कैसे ट्रैवल करता है ज़रा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, जब आप मैसेज भेजते हो तो डेटा छोटे पैकेट्स में डिवाइड होते हैं। हर पैकेट पर एड्रेस लगता है, नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है और डेस्टिनेशन पर दोबारा जोड़ दिया जाता है। ये सब प्रोटोकॉल कंट्रोल करते हैं, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ, अब हम इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे थोड़ा-सा, क्योंकि कौन-कौन से प्रोटोकॉल होते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, प्रोटोकॉल्स आर कम्युनिकेशन रूल्स फॉर कंप्यूटर। तो जैसे कि कौन-कौन से टाइप्स हैं इसके, टीसीपी, आईपी होता है एक, है ना? एचटीटीपी है, एफटीपी है और आपका एचटीटीपीएस है। तो ये सारे प्रोटोकॉल को एक-एक करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको? टीसीपी और आईपी। ये आप लोग कहाँ पे यूज़ करते हुए दिखोगे? टीसीपी का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल प्रोटोकॉल है, इंश्योर करता है कि डेटा सही ऑर्डर में मिले। अगर पैकेट मिस हो जाए तो दोबारा भेजता है, राइट? इसका बेसिकली यूज़ केस होता है, ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे फाइल डाउनलोड या वेब ब्राउज़िंग के अंदर। इसी प्रकार से जो आईपी है, जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हर डिवाइस का एड्रेस होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का यही आईपी एड्रेस ही काम करता है, राइट? जैसे कि किसी का घर का एड्रेस होता है और वहाँ हमें जैसी एड्रेस हमें मिल जाए तो हम लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सेम हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जो डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, राइट? तो ये तो हो गया एक पहला प्रोटोकॉल। दूसरा क्या है आपका? एचटीटीपी। पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आप लोग अक्सर देखते होंगे जब खास करके वेबसाइट वगैरह हम चलाते हैं। वेबसाइट ओपन करने के लिए खास करके इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। और अगर एस की बात करें तो इसी का ये सिक्योर वर्जन होता है, जो कि इनक्रिप्टेड होता है। तो जब आप गूगल ओपन करते हो तो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस यूज़ होता है खास करके, राइट? और इसी का सिक्योर वर्जन जो आप देखोगे एचटीटीपीएस, जो खास करके इनक्रिप्टेड होता है। और ये ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या लॉगिन पेज के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। अगला है आपका कौन सा? एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि खास करके इसका यूज़ कब किया जाता है नेटवर्किंग के अंदर? जब कोई फाइल्स वगैरह अपलोड या डाउनलोड करने के लिए। और वेबसाइट होस्टिंग में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो एफटीपी की बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। जब हम कभी भी कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो इस बीच में हम लोग एफटीपी यूज़ करते हैं, राइट? तो ये अलग-अलग प्रोटोकॉल था जिसको मैंने आपको एक-एक करके समझाया। और लास्ट जो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो है आपका सीमोस बैटरी। जैसे आप देख रहे हो, एक छोटा-सा बैटरी आपके मदरबोर्ड पे लगा होता है, बिल्कुल, है ना? और इसी के अंदर आपका बायोस का सेटिंग अवेलेबल होता है। बायोस तो वैसे मैंने बताया था अच्छी तरह से, जो आपके रोम मेमोरी में एक चिप में स्टोर होता है, छोटा-सा सॉफ्टवेयर, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर का सारा सेटिंग और सब कुछ डेट और टाइम वगैरह दिखाता है। अगर ये बायोस बैटरी ना हो तो क्या होगा और क्यों ये बायोस बैटरी चाहिए? देखिए, पहला तो बायोस का सेटिंग इसमें स्टोर होता है। दूसरा, मेंटेन सिस्टम डेट एंड टाइम। अगर आप बायोस बैटरी अगर मान लीजिए अगर आपका ख़राब हो जाता है कुछ भी, तो आपका सिस्टम में डेट एंड टाइम वगैरह क्या होगा? नहीं दिखेंगे या गलत दिखेंगे, राइट? और स्टोर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। और बायोस आपका मतलब ये जो सीमोस बैटरी का खास करके यूज़ होता है किस लिए? हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी, राइट? व्हाट हैपेंस इफ सीमोस बैटरी फेल्स? अगर सीमोस बैटरी फेल हो जाए तो डेट एंड टाइम रीसेट हो जाएगा, बायोस सेटिंग लॉस हो जाएगा, बूट एरर आएगा आपका, मतलब आ सकता है जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको सही से ऑन होता हुआ नज़र ना आए, बूट एरर हो सकता है, राइट? तो ये सारे चीज़ों के लिए सीमोस बैटरी आपके कंप्यूटर को चाहिए होता है। तो हमने फाइनली क्या समझ लिया आज के पूरे क्लास में? ग्राफिक कार्ड विजुअल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, नेटवर्क कार्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए चाहिए होता है, नेटवर्किंग कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, आपस में जो कंप्यूटर कनेक्ट किया जाता है, और सीमोस बैटरी सेव्स बायोस सेटिंग, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से सॉफ्टवेयर इनबिल्ड है बायोस, जो कि रोम के अंदर, इसका सेटिंग आपको सीमोस बैटरी अगर नहीं रहेगा तो आपका ये सेटिंग लॉस हो जाएगा, राइट? तो फाइनल समरी यही है। जल्दी से एमसीक्यू आप लोग जल्दी बताइएगा। जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिक्स
प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। दूसरा क्या, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन मॉनिटर। तो अभी जस्ट हमने बताया ग्राफिक कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हैज इट्स ओन वीरैम। तो उन डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का अपना खुद का वीरैम होता है। वीरैम इज मेनली यूज फॉर क्या होना चाहिए बताइए, स्टोरिंग वीडियो एंड इमेज डेटा, राइट। एनआईसी का पूरा नाम क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये रहा चौथा डी। विच टाइप ऑफ एनआईसी यूजेस केबल। तो केबल में हम लोग कौन सा करते हैं, वायर्ड इथरनेट, राइट। विच नेटवर्क कवर अ स्मॉल एरिया लाइक स्कूल और ऑफिस, लैन नेटवर्क। MAN stand for Metropolitan Area Network. Next, Internet is an example of WAN network. A server is a computer that provides services. ठीक। D, a client is a device that provide internet नहीं, control server request services। तो ये services के लिए request करता है server को। इन क्लाइंट और सर्वर मॉडल, सर्वर रिक्वेस्ट डेटा, नो, क्लाइंट प्रोवाइड सर्विस नहीं, क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर। तो ये होना चाहिए सी। विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन लैन। तो कौन सा डिवाइस मल्टीपल कंप्यूटर लैन में कन्वर्ट होता है, ये होगा आपका कौन सा, स्विच, राउटर, ये सब। तो स्विच ही होगा बेसिकली, स्विच में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सीमोस बैटरी स्टोर्स क्या, बायो सेटिंग इन टाइम। एनवीडिया इज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या, ग्राफिक कार्ड हमने देखा, ठीक है। तो ये आज का ओवरऑल क्लास था जो कि डे 6 के अंदर आता है, कंप्यूटर फंडामेंटल। मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे और आपका फंडामेंटल फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।